YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बात करेंगे जींद के उपचुनाव की। जींद का उपचुनाव काफी हाई प्रोफाइल नजर आ रहा है। कांग्रेस ने हैवी वेट कैंडिडेट को उतारा है। जेजेपी भी अपने बड़े नेता के साथ मैदान में उतरी है। और बीजेपी की बात करें तो कुछ ही दिनों पहले पार्टी में शामिल हुए दिवंगत हरिचंद मिड्ढा के बेटे को टिकट दिया गया है। हालांकि इनेलो इस मामले में थोड़ा पीछे नजर आई है। इन सब में ये चुनाव हाई प्रोफाइल तो हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जींद के और जींद की जो जनता है उसके असल मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी या फिर कह लें कि हरियाणा के दिल माने जाने वाले जींद में जल्द ही उपचुनाव होना है। पूरे सूबे की नजरें जींद पर टिकी हैं और जींद चुनाव की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जींद की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, हरियाणा का सबसे मध्यस्थ जिला जींद आजकल उपचुनाव के चलते पूरे प्रदेश के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जींद की बात करें तो कहीं न कहीं विकास के नाम पर उपेक्षा का शिकार हुआ है। चाहे बात सड़कों की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, परिवहन की हो, औद्योगिक लिहाज से बात करें या फिर तमाम वे मुद्दे और मसले जो एक जिले के विकास में सहायक होते हैं, वे जींद से कोसों दूर है। जींद का तो कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। जैसे ये इस साइड में देख लीजिए, इस साइड में जो ये कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है, इस साइड में देख लीजिए। और ये बस स्टैंड का हम लोग मानते हैं जो बस स्टैंड का मेन एरिया है, यहाँ पे भी मतलब अक्षति जमा दर पर जिम्मेदार है। इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है। हालांकि हरियाणा की राजनीति का अखाड़ा जींद को ही माना जाता है। कोई बड़ी रैली हो, उसकी शुरुआत जींद से ही होती है। जाटलैंड के अंदर विकास के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन चुनाव होते ही नेताओं के साथ साथ विकास भी चला जाता है और फिर 5 साल बाद एक बार फिर से उसी विकास के तवे पर सियासी रोटियां सिकने लगती हैं। समस्या जी सारी गाड़े पाड़ रखी हैं, एक भी ऐसी नहीं पहले कोई पूरी बना दे, सारी पाड़ पूड़ गए, सारा बुरा हाल कर रखा है। ऐसी सरकार कोई भी नहीं आई है जो इसने किया है ये काम। किसी ने काम नहीं करवाया, कोई भी सरकार आ रही है ऐसा काम कोई नहीं करवा रहा। तो अब तो कांग्रेस बीजेपी सब कह रहे हैं कि अगर हमने अब ये इलेक्शन आ गया सर पे, इसलिए ये बोल रहे हैं हम ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो सही काम करवा सकता है। जहां एक और तमाम पार्टियां सियासी समीकरणों को साधने में लगी हैं। रात भर हर एक विशेष समुदाय के वोटों की लिस्ट बनाई जाती है, तो दूसरी ओर विकास जींद के मुद्दे, जींद की समस्याएं किसी भी दफ्तर में नहीं उठती। लेकिन खबरें अभी तक की टीम ने जींद शहर के कुछ इलाकों का दौरा किया और समस्याओं को आप लोगों तक पहुंचाने की एक छोटी सी पहल की। तो जींद में उपचुनाव होने हैं और सभी उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे हैं। सबकी जीत की अपनी दावेदारियां हैं, लेकिन जींद के जो हालात क्या हैं, जींद का विकास कितना हुआ है, विकास को लेकर वादे कितने किए गए थे, जींद की जनता उम्मीदें कितनी करती है, वो भी एक बार देख लेते हैं। जींद शहर के सबसे अच्छे इलाके जिसको माना जाता है अर्बन स्टेट, उसमें हम मौजूद हैं इस वक्त। ये यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ की गलियाँ देखिए किस तरह का हाल है। ये कूड़ा देखिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए शहर को और इस सेक्टर को, सारे रईस शहर के सेक्टर में रहते हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस या फिर इनेलो, कोई भी आया किसी ने भी काम नहीं करवाया है। वोट मांगने आ जाते हैं, चुनाव खत्म होते ही वापस यहाँ से चले जाते हैं, किसी ने भी यहाँ काम नहीं करवाया है। तो जिनके आवाम ये कहती है कि विकास नहीं करवाया गया है। सत्तासीन पार्टी भी जीतने के लिए पूरी जुगत लगाने में जुटी है, लेकिन जिनकी जनता के साथ कितना जस्टिस हुआ है, कौन सी पार्टी सरकार में रहते हुए जिनके लिए कितना कर पाई है और कौन से उम्मीदवार की दावेदारियों में दम है, ये भी बड़ा सवाल है। जंगी जिंद आपको लगातार हम आपको दिखा रखे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, लेकिन जो असल मुद्दे होने चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, वो कितनी की जा रखी है। कोई खाप का समर्थन जुटाने में जुटा है, कोई समुदाय विशेष का समर्थन जुटाने में जुटा है, लगातार दावेदारियां भी की जा रखी
रही है, एक दूसरे को कोसा भी जा रहा है, राजनीतिक आलोचनाओं के अलावा एक दूसरे में खामियां भी ढूंढी जा रही हैं। लेकिन जींद के लिए जो किया जाना चाहिए, जिन मुद्दों की बात होनी चाहिए, विकास की जो बातें की जानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती नजर आ रही है। हाई प्रोफाइल, हमने शुरुआत में कहा इस उपचुनाव को हाई प्रोफाइल इसलिए भी कहा गया, आपको जानकारी भी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला उतरे हैं, कैथल से सिटिंग एमएलए हैं। इसके अलावा जेजेपी की अगर बात करें, दिग्विजय चौटाला मैदान में हैं। बीजेपी की बात करें, दिवंगत जो विधायक रहे हरिचंद मिड्ढा, उनके बेटे को उतारा है। कांग्रेस की हमने आपको बताई, इनेलो की अगर बात करें, उम्मेद रेड्डू है और एलएसपी भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरी है। लेकिन मुद्दों की बात कौन कर रहा है और मुद्दों की बात कौन करेगा, जनता के लिए बात कौन कर रहा है, इस सवाल के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। खास पैनल मेरे साथ है, हरियाणा बीजेपी की ओर से नीलम चौधरी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। इनेलो से प्रवक्ता रविंद्र ढोल साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता रंजिता मेहता जी हैं हमारे साथ, जेजेपी से प्रवक्ता दीप कमल सहारण जी हमारे साथ हैं, एलएसपी से प्रवक्ता गणेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, और खबरें अभी तक के सलाहकार संपादक धर्मपाल धनखड़ जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। नीलम जी, आज का जो मुद्दा है जींद को लेकर वो यही है कि जितनी बातें मुद्दों की होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। जींद का दम सभी भरते नजर आ रही है, लेकिन जींद के विकास को लेकर, जींद की जो जनता के उसके जो आधारभूत मुद्दे होने चाहिए थे वो चर्चाओं में कम दिख रहे हैं। क्यों जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर इलेक्शन जो है डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही लड़ती है और हम जीतते भी हैं। और ये जो पिछले 5 नगर निगम के चुनाव है उसमें जनता ने हमारे अंदर पूरा विश्वास जीता, इसीलिए हम 5 के 5 नगर निगम के चुनाव जीते हैं, मेयर के चुनाव जीते हैं। आप देखिए, उसमें पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियां, कितनों की तो जमानतें जब्त हो गई थी, इन्होंने बहुत कोशिश की उसको भी जात पात पे लाने की। लेकिन डेवलपमेंट का मुद्दा एक ऐसा होता है कि जब जनता में आप एक बार विश्वास जगा देते हैं तो फिर वो नेचुरली वो आपको ही चुनना पसंद करती है। यही तब हमने देखने को मिला। नगर निगम में भी तो जात पात की बात की गई थी, आपकी पार्टी पर आरोप लगे। देखिए, उसमें जो शुरुआत थी वो किसने की थी? वहां पे कांग्रेस के जो स्पॉन्सर जो कैंडिडेट थे, इन्होंने वहां पे कहा था कि पंजाबियों को वोट दो, और अब चुनाव हारने के बाद ये कहते हैं कि हम तो इलेक्शन ही में ही नहीं थे। कांग्रेस ने अपना एक मिनट हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। अरे उस वक्त तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, इसके पीछे हाथ है, काउंटर मैंने इसलिए किया क्योंकि निगम चुनाव में ये बातें सामने आई थी, आरोप लगे थे, इस पर रुकेंगे नहीं, टॉपिक जींद पर ही रखेंगे। हाँ, जींद पर ही रखेंगे। मैं कह रही हूँ कि उस वक्त भी देखो, जब इलेक्शन चल रहे थे तब कांग्रेस खूब अच्छे मूड में थी, और जैसे ही हार गए, हम तो इलेक्शंस में ही नहीं थे, हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। नेचुरली हारने के बहाने तो ढूंढने ही पड़ते हैं, और वैसा ही इन्होंने हारने का बहाना इस बार जो सुरजेवाला की फॉर्म में भी ढूंढा है। अब देखिए, सुरजेवाला जो इनके टाइम में लोक निर्माण मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने कौन से धज्जे गाड़ दिए थे, जिस बार वो जो छज्जे हिलाने की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, उनका कैथल में जमीन सरक चुकी है, तो अब वो जींद में अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। और कांग्रेस की अपनी गुटबाजी जो वो हर तरह की तरह इस बार भी सामने है, तो जनता की परवाह नहीं है, ये लोग अपनी अपनी जो जगह है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे, अब देखिए, इनेलो को तो हम पहले से ही जानते हैं, ये दोनों ही सिर्फ एक दूसरे को दिखाना है कि तुम्हारे पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं, इसके अलावा वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी है जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही है। नहीं है, नीलम जी को लगता है आप लोगों ने भी हैवीवेट जो आपके उम्मीदवार थे उनको मैदान में उतारा है, विकास की बहुत ज्यादा बातें नहीं की आपके चुनाव प्रचार में। देखिए, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जहां भी जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, वो सिर्फ बदलाव की बात ही कर रहे हैं, जबकि और पार्टियां बदला लेने की बात कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जींद की माटी का कर्ज उतारने के लिए आया हूँ, और जींद जो पिछले 4.5 साल से वहाँ पे दुर्दशा हो रही है सड़कों की, उससे पहले क्या थी? नीलम चौधरी जी जब पहले की सड़कों में बड़े थे, तब आप वो भूल गई हैं। अब लोक निर्माण मंत्री थे, लोग पूछते हैं कि आपने अपने टाइम में कुछ नहीं किया, अब क्या कर लेंगे? चर्चा नहीं हो पाई। मेरे भाई, ये बीच में ये पहले चेतावनी दे रही हूँ, एक सेकंड भी बोलने दूंगी अगर जब मैं अपनी बात रख रही थी तब इन्होंने अननोइंगली मेरे बीच में इंटरप्ट किया था। सो शी शुड नो ऑल द मैनर्स। इनको भी मैंने रोका, आपको भी। हाँ, तो इनको भी वो फॉलो करना चाहिए। तो मैनर्स क्लास ज्वाइन कीजिए। तो आप अपने उम्मीदवार से पूछिए ना, उसने 4 साल पहले क्या किया था? विषय पर बातचीत कीजिए, विषय पर बात कीजिए। एमएलए लाना पड़ रहा है आपको, समय दिया भी गया था। प्लीज आप सुनेंगे अभी, बोलिए रंजिता जी। पहले तो उनके मुंह से ये बातें कहने की इनके पास कैंडिडेट नहीं था। इनसे ये पूछें कि कौन से सर्फ एक्सेल में धुलाकर एक कैंडिडेटों को अपने पास इंपोर्ट करते हैं, और क्या कसूर है कोई दूसरा कैंडिडेट लेके आते पता चलता है आपको? ज्योति जी इनको चुप करवाएंगे तभी डिबेट आगे बढ़ पाएगी। अच्छा संदेश नहीं जाता है किसी भी प्रवक्ता का बार बार दूसरे प्रवक्ता को ना बोलने देना या खुद से बीच में बोलना, ये सही नहीं। सुनेंगे प्लीज।
देखिए, उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जो सर्फ एक्सेल में धोकर 2-2 महीने के बाद कैंडिडेट्स चेंज करते हैं। आप ये देखिए कि जो इनके पार्टी के वहां के कार्यकर्ता हैं, जो इनके पार्टी के वहां पे एक्स कैंडिडेट हैं, सुभाष बराला, वो आज सुरेंद्र बराला जी जो हैं वो आज उस बात को कोस रहे हैं कि हमने किस घड़ी में भाजपा को ज्वाइन किया था। इस पार्टी की रिवायत है कि जब भी जो हैवीवेट कैंडिडेट लगता हो उसको अपनी पार्टी में इंपोर्ट करो और कहीं भी ईंट कहीं का कुनबा जोड़ के अपना जो कुनबा बनाने का काम भारतीय पार्टी करती है। नीलम जी, एक तो गंभीरता से प्लीज आप चर्चा नहीं, आप देखें ना, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बताइए, मैं आपसे पूछेंगे ना, जनता पूछेगी कि आप एक सिटिंग एमएलए को ला रहे हैं, आपके पास कोई और कैंडिडेट नहीं था। इनके पास तंवर कैंडिडेट था जो ना एमपी है ना एमएलए है, इनके अध्यक्ष हैं, इन्होंने उसके अंदर भरोसा नहीं जगाया। तंवर की सिफारिशें बार-बार और हर चर्चा में क्यों करती क्योंकि वो इनके अध्यक्ष हैं, वो बार-बार जो बाहर आता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस में आना चाहते थे, कांग्रेस में शामिल नहीं किया, भाजपा की तरफ मुंह कर लिया, भाजपा की तरफ मुंह कर लिया, कहीं ना कहीं अंदर की इच्छाएं ही तंवर के थ्रू ज्वाइन करने की। चर्चा को थोड़ी तरीके से आप चलने दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, एक को म्यूट करवा के फिर चर्चा को करें, ये भी बहुत ठीक टेक्निक है। रविंद्र ढोल साहब, शुरुआत में हमने कहा कि हैवीवेट उम्मीदवारों की जब बात आती है तो इनेलो इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ गई है, लेकिन विकास के नाम पर जब जवाब देने की बारी आती है, 2 बार आपके लगातार विधायक रखे, विकास आज भी बड़ा मुद्दा है, हालांकि बात बहुत कम की जा रखी है विकास की। बिल्कुल, निश्चित रूप से विकास बड़ा मुद्दा है। और मैं पहले बता दूं कि हैवीवेट कैंडिडेट की बात नहीं करते हमने वहाँ पर एक समाजवाद की बात की है। जिस प्रकार से हमने एक सामाजिक रुतबे वाले व्यक्ति को वहाँ पर टिकट देने का काम किया, हम केवल और केवल जनता की, जींद की जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ का, आपके जैसा, आपका ही उम्मीदवार आपको सौंप रहे हैं, आगे जींद की जनता को फैसला करना, हमें कोई हैवीवेट की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक विकास की बात हुई है, मैं आपको ये मैं बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जब आई थी उस समय पर इन्होंने शुरुआत में एक श्वेत पत्र जारी किया था हरियाणा की वित्तीय स्थिति के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, उस श्वेत पत्र में जो भाजपा ने जारी किया था उसके अंदर उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि जींद के साथ में भेदभाव किया गया। हमने उस समय पर भी ये बड़ी साफ बात की थी कि कांग्रेस ने बड़ा भेदभाव किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है ये आपके सामने है। आप सारा का सारा मीडिया वहां पर है। यदि आप जींद के अंदर, मैं हर डिबेट में ये कहता रहा हूं, जींद के अंदर आप वहां पर जो है किसी भी कॉर्नर से आप जो है सड़कों से जींद पहुंच नहीं सकते। हालांकि भाजपा ट्राई कर रही है, रातों रात वहां पर सड़कें आजकल चमकाई जा रही हैं, तब भी जींद के अंदर कोई भी जाने का रास्ता सुरक्षित नहीं है। ये कहने की बारी आती है कि लोकदल का गढ़ है तो आप लोग क्रेडिट ले लेते हैं, आप लोग मजबूत है ये भी मानते हैं, लेकिन विकास नहीं होगा तो आप लोग कहेंगे सरकार ने नहीं करवाया। हमारे एक ये सरकार के विधायक की बताऊंगा, कि अगर सरकार में आएंगे तो ही विकास करवाएंगे। मैं दोनों चीज बताऊंगा आपको, दोनों चीज। यदि मैं सरकार की बात करूं तो जब हमारी सरकार थी उस समय पर जींद के अंदर हर स्कूल के अंदर जो है, महिला स्कूल के अंदर शौचालय बनाए गए, हमने वहां पर स्टेडियम बनाने का काम किया, हमने नई अनाज मंडी वहां पर बनाने का काम किया। हमने हर गांव के अंदर प्रधानमंत्री जो सड़क योजना उस समय पर थी, क्योंकि हम अगर बहुत अच्छा किया होता तो सरकार हमारी सरकार नहीं बनवाती, पिछली यदि हम विपक्ष पिछले स्टेडियम में स्कूल अस्पतालों की बात करें, अगर आप लोगों ने विकास किया होता तो ये नहीं कि सरकार ने 15 साल से हम सत्ता से बाहर है, 15 साल में क्या सड़कें हमारी बनाई टूटेंगी नहीं? टूटी है। जब आपके विधायक रखे सर, जब आपके विधायक यहाँ से रखे, जब हमारे विधायक यहाँ पर है, तो मैं आपको बताता हूँ कि विपक्ष के विधायक के पास में 2 काम रहते हैं। पहला, वो विधानसभा के अंदर अपने मुद्दे को ढंग से उठाए, और दूसरा ये है कि वो अपने मुद्दे, जनता के मुद्दों के जनता के बीच में जाकर के खड़ा हो। डॉक्टर हरिचंद मिड्डा को आप इस बात का क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने जींद के विधानसभा के उसके मुद्दों के ऊपर कितनी डिबेट्स के अंदर उन्होंने भाग लिया, और ये तो भाजपा खुद मानती है। और डॉक्टर मिड्डा के कितने, कम से कम जितने भी प्रश्न थे, डॉक्टर मिड्डा के जो दिवंगत हुए आखिरी समय पर, जितने भी प्रश्न थे सभी के सभी इन्होंने जो है सारे के सारे काम करने का काम किया, उन्होंने लगाए तभी तो आए ना। अब विपक्ष के विधायक का काम जो है सत्ता से आपसे विधानसभा के अंदर डिबेट करके वहां से आपकी चीजों को, योजनाओं को जो है करवाना, ये तो काम रहता है। हमने किया है, बखूबी किया है, हम जनता के बीच में रहे। लेकिन जनता नहीं मानती है कि विकास कार्य हुए हैं, वो नहीं मानती। चाहूंगी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि क्या ये लाचारी दिखाई जा रही है कि अगर सरकार हमारी नहीं बनती और विधायक हमारा बनता है, वो सिर्फ आवाज उठाता रहेगा और उसके काम नहीं होंगे। विधायक तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल के भी बने थे, तो वहां का आज विकास आप देख सकते हैं कि लोग आज उनको कहते हैं कि वाकई अगर किसी ने सदन में काम करवा रहे हैं, और अगर बिना सदन में विधानसभा में गए ही विधायक सारे काम करवा लेंगे, आपको नहीं लगता
विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है? आपको लगता है कि सदन में जाना जरूरी नहीं? अगर उनकी वहाँ पे अटेंडेंस पूरी ना हो, वहां पर वो अपने कामों को पूरा ना करवा रहे हो, तो वो लोगों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। बिना जाए भी अगर वो अपने काम करवा सकती है तो इससे पता चलता है कि उनमें कितनी क्षमता है। आप इस बात का जवाब दें। आज जींद की विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं है। आज वहाँ पे 6 जगह पे रोज चौक होती है, सड़क जहाँ पे 6 रेलवे क्रॉसिंग है। आज इस बात का भाजपा जवाब दे कि किस मुंह से आज वो वहाँ पे दीप कमल जी, ठीक है, मैं आऊंगी इसी पॉइंट के साथ, इसको चर्चा में आगे भी बढ़ाएंगे। दीप कमल जी, हम सवाल आज ये कर रहे हैं कि मुद्दे बहुत कम नजर आ रहे हैं, विकास की बातें कम हो रखी हैं, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? देखिए ज्योति, जिस बात को लेकर आप डिबेट कर रहे हैं और डिबेट में आपने खुद देख लिया कि आपको 4-5 बार कोशिश करनी पड़ी है, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं वो कहीं थोड़ा बहुत उस जिक्र पर आई है, नहीं तो उससे पहले आरोप प्रत्यारोप शुरू में ही और बाकी बातें, क्योंकि ये भी उनके पास दोनों की सरकारें रही हैं, दोनों के पास ही कहने को कुछ नहीं है जींद के मामले में। ये नहीं चाहते कि जींद के स्थानीय जो विषय हैं, जो मसले हैं यहाँ के, उन पर बातचीत हो। ये चाहते हैं कि डिबेट का ये 1 घंटा ऐसे ही निकल जाए इधर उधर की बातों में, कभी जातिगत बातें बीच में बिना वजह जोड़ रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। एक चीज अभी रंजिता मेहता जी कह रही थी कि कैथल का तो बड़ा शानदार काम हो गया है, सब कुछ हो गया है। आप कैथल की नहीं है, मैं कैथल का रहने वाला हूं। अगर वहां के कितनी समस्याएं हैं और कितनी दिक्कतें हैं, और एक बार आपकी सरकार से चले गए कांग्रेस पार्टी, तो उसके बाद विधायक ने वहां पर एक चीज जो करवाई वो आप इसी डिबेट में बता दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि जींद का कर्ज उतारने के लिए रणदीप सुरजेवाला, यहाँ ये कर्ज कौन सा चढ़ गया रणदीप सुरजेवाला के ऊपर, कैसे हो गया ये कर्ज? वहाँ की जींद के रहते हुए मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी वहां से विधायक रहे हैं, उनके पूरे परिवार को जींद ने राजनीतिक ताकत दी है, इतने राज्यसभा तक पहुंचाया है, हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है उनके पिताजी को, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का रणदीप सुरजेवाला को बनाया, ये सारी ताकत जींद ने दी है उनको, फिर भी कर्ज है उनके ऊपर। और वो कैथल का जो अब कर्ज चल रहा है, अब कैथल को उनके पिताजी ने विधायक बनाया, 2 बार उनके बेटे रणदीप सुरजेवाला को विधायक बनाया, पहली बार आपने बना दिया, अब वहां से छोड़ के आप यहाँ, अब ये तो जवाब दे दीजिए कि अगर किसी सूरत में रणदीप सुरजेवाला चुनाव जीत गए तो वो इस्तीफा कहां से देने वाले हैं, कैथल से देने वाले हैं या जींद से देने वाले हैं? इस बात का जवाब आप विषय पर आना नहीं चाहते हैं कि जींद के लिए क्या योगदान है, और जींद ऐसा क्यों रहा कि पिछले 2 बार से आप पांचों सीटें जींद की हारे जा रही है कांग्रेस पार्टी। जमानत जब्त आपकी पार्टी की यहाँ पर हुई है पिछली बार, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप किसी और जगह लेके जा रहे हैं। हमारी पार्टी का जो जैसे आपने पूछा था, मैं बार बार ये कहता हूं कि यहाँ पर हम चुनाव घोषणा होने से पहले ही हम यहाँ पर हर गांव में जाकर, शहर की हर कॉलोनी में जाकर हमने स्टडी किया है। हर कॉलोनी में सड़कें इतनी टूटी हुई है, पीने के पानी की दिक्कत है, आवारा पशुओं बंदरों की इतनी दिक्कत है रिहायशी कॉलोनियों में यहाँ पर कि महिलाओं का और बच्चों का गली में निकलना शाम के, जैसे अभी आपने सुना, जैसे कि अभी आपने सभी से सुना, हमने दर्शकों को भी देखा कि वहाँ क्या क्या मुद्दे, सड़कें में इतने गड्ढे हैं, पानी की समस्या है, वहाँ सारी समस्याएं हैं। कांग्रेस की सरकार भी वहाँ रही, मौजूदा सरकार भी वहाँ रही, उससे पहले चौटाला सरकार भी वहाँ रही, उस एक भी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि जींद रैलियों का शहर है, हम रैलियों के शहर को रोजगार का शहर बनाएंगे। हमने हमारी नीति लगा के हम एक घर में एक रोजगार देंगे, मजदूर और किसान को आपस में जोड़ेंगे। जींद की बात कीजिए ना सर, जींद में यही तो करेंगे, जींद में यही तो करेंगे। जींद में हमें पहली बार हम अपने कैंडिडेट हमने उतारा है, पहली बार हम अपनी पार्टी से उतर रहे हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं कि हम जींद का में रोजगार देंगे। जींद के जितने भी लोकल समस्याएं हैं, रोड है, पानी है, ये जो समस्या, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। मैं भी 3 दिन वहां जींद में था, देखा कि कोई भी विकास नहीं हो रहा। अब 6 बजे के बाद ऐसे लगता है कि हम किसी गांव में आ गए। कहीं से भी आप देख लो, कोई भी रोड देख लो, भिवानी वाली रोड देख लो, रोहतक वाली देख लो, कैथल वाली रोड देख लो या सफीदों वाली रोड देख लो, सारी की सारी रोडें जो है। कांग्रेस पर, इनेलो पर और बीजेपी पर इसलिए भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि लोग सत्ता में रखे हैं, इनकी सरकारें रखी हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। लेकिन आपके जो नेताजी हैं, सांसद हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र के लिए कितना करवाया कि उन पर भरोसा किया जाए? देखिए ज्योति जी, बिल्कुल आप बिल्कुल पिछली बार भी आपने मेरे से बिल्कुल पूछा जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आज इस बात का आपको जवाब दे रहा हूं, मैं सारा लिख के लाया हूं आगे क्या क्या है, देख लीजिए। बता देता हूं कि हमारे एमपी साहब ने पहले तो मैं बता देता हूं कि आपने पिछली बार पूछा था कि कितनी अटेंडेंस थी लोकसभा में। लोकसभा की अटेंडेंस में आपको बताता हूं, मॉनसून सेशन में 2015 में 100% अटेंडेंस है, बजट सेशन 2015 में 97% है, 2014 में भी 100% है। सबसे
अगर आप विंटर सेशन 2015 देखते हैं तो 85% स्ट्रेंथ है। पूछे खड़े होकर सवाल और सवाल भी पूछे गए और सवाल में काम देखिए, मैं बता रहा हूँ लिखा दिखाने को तो बीजेपी के पास भी है। नहीं लिखा नहीं, मैं तो दिखा रहा हूँ, ये अर्निंग नेट के ऊपर है। आप लोकसभा की साइट पे जाइए, आपको वहां पे मिलेगा और वहीं से मैंने निकाला है, मेरे पास कहीं से नहीं आया। विकास वो जो आम पब्लिक को नजर आए, आम पब्लिक को दिखा रहा हूँ मैं। ज्योति जी मैं बता रहा हूँ, कुरुक्षेत्र में हमारे एमपी साहब के रहते टाइम क्या क्या काम किया है मैं बता रहा हूँ आपको। शिक्षा सुविधा हेतु केंद्रीय विद्यालय का गांव मथाना में निर्माण करवाया, गांव साधन कैथल में सरकारी स्कूल में बिजली सुविधा के हेतु ग्रिड कनेक्शन, सोलर पावर प्लांट का निर्माण करवाया। लोकसभा कुरुक्षेत्र में 20 से अधिक रेलवे फाटकों को अंडरपास ओवरब्रिज की मंजूरी, जिसमें कुरुक्षेत्र पुराना बस स्टैंड के पास रेलवे फाटक के पास ये किया। राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रस्त में सह मूल्य सुभान का किया। कुरुक्षेत्र चिकित्सा से किया। सभी पार्टियों के पास आप ये लिस्ट नहीं है, ये नेट से निकाली गई है। आप ये देखेंगे कि आप लोकसभा की साइट पे जाइए और उसमें एमपी और मैं ज्योति जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज्योति जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक अकेले मेंबर पार्लियामेंट एमपी लेड फंड को टोटल के टोटल विकास के काम में लगाया है और जितना वो कर सकते हैं देखिए 19 करने वाले भी हैं, उनके बाद रतन लाल कटारिया हैं। नहीं आप देखिए विकास के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। अभी तक जितनी कांग्रेस रही या बीजेपी सरकार रही या इंडो सरकार रही, किसी ने भी कोई जींद में कोई काम नहीं किया। जींद में सिर्फ बिल्ली करते हैं, जींद की जनता को मूर्ख बनाते हैं कि हम ये कराएंगे और वो कराएंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं किया आगे जिससे कोई काम हो। ये सभी पार्टियां एक दूसरे को कोसती हैं इस बात के लिए कि जींद के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। जिम्मेदार कौन है इसके लिए अगर काम नहीं हुआ? देखिए जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो वहां से जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी सरकार पहले रही है और आज है। सीधी बात यह है कि जींद में काम नहीं हुआ है पिछले 15 साल से, साफ बात है। और कांग्रेस के समय में भी इस तरह का भेदभाव रहा और आज भी भारतीय जनता पार्टी बेशक ये कहती है कि उन्होंने स्वर्गीय मिड्ढा की मांगों को स्वीकार कर लिया, लेकिन कितनी पूरी हुई ये अभी तक कुछ नहीं है सामने। वो एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमारे आज के दिन जो बातें हो रही हैं वो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हवाई बातें हो रही हैं। जिंद को एकदम से स्विट्जरलैंड में बना देने की बातें हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी कह रहे हैं कि एक विधायक वहां से चुना जाएगा। अभी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। एक विधायक कितना रोजगार? एक विधायक की हमारी स्टार्टिंग है, हमारी स्टार्टिंग है और आगे 2019 में सरकार बनाएंगे। आप देखेंगे अभी देखना किस तरह के वायदे हो रहे हैं। कोई पार्टी कह रही हमने ये कहा कि एक परिवार एक रोजगार देंगे, 100% रिजर्वेशन देंगे, मजदूर किसान को। वो सारी बात सुन ली हमने, हाँ बिल्कुल सुन ली। तो हम ये करें, आप यथार्थ पे आइए, यथार्थ पे आइए। नहीं आप यथार्थ पे आइए और यथार्थ के धरातल पे बात कीजिए। धरातल की बात बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैं पिछली बार क्या है दिखाया कि मैंने यथार्थ है, क्या काम हुए, कितनी अटेंडेंस के लिए कितना बड़ा विकास कर लेगा। सुन लीजिए, बोलिए धनखड़ साहब। अब सीधी बात कीजिए कि जींद का कोई मुद्दा जो है ऐसा नहीं उठाया जा रहा है जिसको ये कहा जाए कि वो वहां से जनप्रतिनिधि चुनने के बाद पूरा करवा सकेगा। सही मायने में तो ये बात है और पहले भी काम नहीं हुआ है, ये वास्तु स्थिति है। अभी हम रिपोर्ट दिखा भी रहे थे, उसमें भी सामने आ रहा था और उसके लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें भी दोषी रही हैं और भाजपा भी की वर्तमान सरकार ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको ये कहा जाए कि ये विकास का मील का पत्थर है। दूसरी बात, कोई पार्टी का नेता कहता है कि चंडीगढ़ बना, वो राजधानी इसी को जींद को बना देंगे। ये जींद भी यही थी और वो भी यही थे और उनकी सरकार भी यही थी। तो कोई जींद भी इनकी राजधानी ना पहले बनी ना आज बन रही है। कोई कह रहा है कि मैं जींद में इतना विकास करवा दूंगा कि बस पूछिए मत। ऐसे हवाई वायदे हो रहे हैं जिनको पूरा करना भी मुश्किल है। क्या जींद की जो जनता है उसको बरगलाया जा रहा है वोटर्स को, ये भी सवाल है। अभी पैनल पर ये भी बात निकलकर सामने आई, रविंद्र ढोल जी ने कहा कि वो विपक्ष के विधायक थे इसलिए उनकी सुनी नहीं गई। उनके निधन के बाद आपने जो उनके जितने भी सवाल थे, जितनी भी मांगे थी, वो पूरी कर दी सरकार ने।
जी देखिए, हरचंद मिड्डा जी ने अपने एरिया में हमेशा बड़े सेवा भाव से काम किया है, इसीलिए उनके पुत्र ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया, वो हमारे कैंडिडेट भी हैं। जी जी। दूसरी बात वो बेहद सरल और सहज स्वभाव के हैं, मान ली गई, देखिए वो हमारे कैंडिडेट है। आपके पास क्यों नहीं गए? क्योंकि इतनी आपाधापी मची थी, नैलो के पास या जेजेपी के पास कौन जाएगा? क्योंकि सभी को मालूम है जो भविष्य है हरियाणा प्रदेश का वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अभी धनखड़ जी ने एक बहुत सही बात की थी कि यथार्थवादी होना चाहिए, हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। वो नहीं, ठीक है, मैंने उनकी मांगे मान ली गई सदन में, सीएम ने खुद कहा मान ली गई, उसके बाद कितना काम हुआ, उस पर क्या अपडेट है, वो भी एक विषय हो सकता है। लेकिन नीलम जी, आप लोग करीब 4.5 साल पूरे कर चुके हैं, जिनके लिए बहुत कुछ सरकार ने नहीं किया। ये पैनल पर हम बार बार कहते हैं, आप भी कई बार डिबेट में रखी है, क्या विकास कार्य किए गए कि जनता बीजेपी पर विश्वास करे? अगर वहां से आपका विधायक नहीं, आप देखिए सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि हमारे काम नहीं हुए, हमारे विधायक काम नहीं हुए। ठीक है, हमें किसी भी एरिया में रहने के लिए वहाँ के जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो जनता के हित के लिए जो वो करने होते हैं। अब वहाँ के हॉस्पिटल को 100 से 200 बेड्स का बनाया गया, वहाँ पे 3 मिनी डेयरी खोली गई है, एक जो है वेटरनरी हॉस्पिटल भी जो छोटे लेवल का है वो भी खोला गया है। इवन 8 हेक्टेयर से ज्यादा को माइक्रो इरिगेशन के अंदर लाया गया है। इवन 600 से ज्यादा जो है ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, 66 किलोमीटर से ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस बिछी गई हैं, 22 किलोमीटर से ज्यादा वाटर पाइप्स लगी हैं और 36 किलोमीटर से ज्यादा गांव के अंदर जो सड़कें बनाई गई हैं। अब ये छोटे छोटे काम जिसमें क्योंकि जरूरतें होती हैं, 4.5 साल तो क्या ये 36 किलोमीटर की सड़कें आप गिनवाएंगे? एलईडी बल्ब को आप गिनवाएंगे जो एलईडी बल्ब भी जो है क्योंकि 200 बिजली का बिल कम करने के लिए हमारी केंद्र सरकार की क्यों क्या ये काम नहीं है? धनखड़ जी ने अभी कहा ऐसा कोई विकास कार्य जो कि मील का पत्थर लगे कि हाँ देखिए काम किया है हमने, वो नहीं होता कि आप हर बार कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दें। आपका एक वो काम भी होता है कि जनता की बेसिक्स जो जरूरतें हैं जो काफी समय से नहीं पूरी गई थी, अगर आप उनको पूरा करते हैं, ये बेसिक जरूरतें जो आपने पूरी की है, ये एक टीवी स्क्रीन को देखिए, आपका विकास पिछले 50 साल में एक भी इंडस्ट्री बेसिक जरूरतें आप लोगों ने पूरी की है। इसी का जवाब बेसिक जरूरतें कांग्रेस ने भी 10 साल पूरी की, आप लोगों ने 4.5 साल पूरी की है, उससे पहले इनेलो ने बेसिक जरूरतें पूरी की है। और पिछले 50 साल में कोई इंडस्ट्री जींद में नहीं लगी है, कोई भी इंडस्ट्री जींद में नहीं लगी है। टीवी स्क्रीन पर जींद की ही तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप इसी प्रोग्राम में ये भी कहा गया है कि रातों रात जो सड़कें बन रही हैं, आप देखिए रातों रात लेट मी आंसर इट। अब देखिए आजकल जो है क्योंकि इलेक्शंस की इतने ज्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ है कि वहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो रात को भी काम करते हैं। हमारे बात खत्म करने दो। इस वक्त देखिए हरियाणा में हर जगह काम चल रहे हैं क्योंकि जींद इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन भी है और वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं, तो सबका फोकस सिर्फ जींद के ऊपर है। जींद पर है, जब तक देखिए ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, इसको दर्शक भी जानते हैं। जींद पर सबका ध्यान इसलिए है क्योंकि वहाँ पर चुनाव है, उपचुनाव है, इसलिए भी ज्यादा है कि लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले है। आपने कहा रातों रात सड़कें बन रखी है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें बनवा लेते तो नौबत नहीं आती है सभी पार्टियों के लिए। आप जानते हैं इस बार कितने रिकॉर्ड तोड़ बारिश सभी पार्टियों के लिए टूटती है, सड़कें टूटती हैं, उनके रिपेयर वर्क चल रहा है। रंजिता जी आपने भी कहा कि बहुत सारे काम हमने किए, तस्वीरें देखिए आप जो पिछले 50 साल में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है वहाँ जींद में, पिछले 50 साल में। सड़कों के हालात देख लीजिए, अस्पतालों के देख लीजिए, स्कूल है उनके हालात देख लीजिए। बिल्कुल ज्योति जी, पिछले 15 सालों से वहाँ पर कांग्रेस का विधायक नहीं है और आपने हाल जींद का देख किसी का विधायक नहीं, किसी की सरकार में तीन कैबिनेट मिनिस्टर थे जींद के 2005 दूसरे टेन्योर के बाद आप लोग बाहर गए। 2005 में सभी सीटें दी गई, सभी सीटें कांग्रेस की रखी। दूसरे टेन्योर में आपकी कोई भी सीट नहीं आती है। उसके बाद मंत्री थे आपके जो यूं कह रहे हैं कि मैं जींद विधायक थे, जींद के अंदर लोगों ने बेकसूर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, कंडेला कांड किया, कहां चले गए उस पर भी आ जाएंगे। पर उनके बच्चों को नौकरी देने का अगर किसने काम किया तो कांग्रेस सरकार ने किया। वहां पर इन्होंने किसानों से वादा किया कि कांग्रेस चौधरी रणबीर बात का एक जवाब देना चाहता हूँ ज्योति जी, समझ जी की बात रंगीला जी, हम विकास पर बात करेंगे, आप कंडेला पे चले जाएंगे। हम विकास को लेकर सवाल पूछेंगे, आप कंडेला पर चले जाएंगे। मैं आपको विकास की बात कर रही हूँ कि अगर वहां पर जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है चौधरी रणबीर के नाम पर, वो यूनिवर्सिटी किसने बनाई? वो कांग्रेस सरकार ने बनाई।
वहां पर अगर जो बस स्टैंड है उसकी आधारशिला हमने रखी थी, इन लोगों ने इतना भेदभाव किया कि उसको आज तक कंप्लीट 10 साल में आधारशिला नहीं रख पाते हैं आप लोग। हमने शुरू कर दिया था, वो आधा अधूरा आज भी उसी स्थिति में पड़ा है। इन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया। 10 सरकारों को जनता 10 साल देगी, उसके बाद बस स्टैंड की आधारशिला रखी जाएगी, कोई हाईवे स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा 10 साल में। ज्योति जी, वहाँ पे जींद में एक ही फ्लाईओवर है, वो कांग्रेस पार्टी की टेन्योर में बना है। फ्लाईओवर है, उसका भी क्रेडिट लेंगे। उसके बाद कुछ भी तो नहीं किया इन लोगों ने। वहाँ पर जो रानी तालाब है, जो जिसके लिए जींद फेमस है, बस स्टैंड की आधारशिला रखी है, उसकी आज तक काम नहीं हुई। ग्राउंड जीरो से एक बार हालात दिखा देते हैं, बस अड्डे के दिखाते हैं एक बार हालात। कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट। चुनाव को लेकर जो असली मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं इस शहर की, वो एक एक करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जहां मौजूद है, ये बस स्टैंड के सामने का इलाका है, लेकिन ये गंदगी देखिए आप, ये कीचड़ देखिए आप, ये जो गोवंश हैं आवारा, ये आप देखिए, तमाम जो सुविधाएं हैं लोगों को वो नहीं मिल पा रही हैं। ये इस तरह इतनी अव्यवस्था यहाँ फैली हुई है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। कचरा बाहर पड़ा है बस स्टैंड के बिल्कुल सामने। बस स्टैंड के अंदर की तस्वीरें भी ऐसी हैं। शौचालय आप देखेंगे तो आप उसके समीप से नहीं निकल पाएंगे, अंदर तो जाना बहुत दूर की बात है। इन मुद्दों को लेकर कोई भी पार्टी आगे नहीं आई है। हालांकि जो राजनीति है वो तब से होती आई है जब हरियाणा अलग राज्य बना था पंजाब से होकर, वो आज भी चल रही है। किसी भी पार्टी ने जींद की समस्याओं को नहीं उठाया है, जींद में विकास कार्य नहीं करवाए हैं। जींद हमेशा से ही उपेक्षा का शिकार हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो इनेलो की सरकार रही हो, या फिर मौजूदा बीजेपी सरकार। विकास कार्य हुए ही नहीं है। और जो स्वच्छता सर्वेक्षण की बात होती है, स्वच्छ भारत अभियान की बात होती है, वो तस्वीरें यहाँ बता रही है कि कितना स्वच्छ है जींद। इतनी सारी समस्याएं हैं, एक एक करके हम आपको सारी समस्याएं दिखाएंगे। जींद के अंदर की कौन से काम हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं, और हुए हैं तो वो कितने मार्क उनको हम देंगे, क्योंकि काम का लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन है। जी रविंद्र जी आएंगे आपके पास भी। नीलम जी, आपसे इस बात पर मैं जवाब लूंगी जो कि हालात हैं बस अड्डे के, लेकिन उससे पहले दीपकमल जी आप ये बताइए, इनेलो का गढ़ माना जाता है जींद को। इनेलो के जब विधायक रखे या उससे पहले जब सरकार रखी, दुष्यंत और दिग्विजय को कभी नहीं लगा कि जींद का विकास नहीं हुआ। अब पार्टी अलग बना ली है, उम्मीदवार अलग है, तो फिर कहते कि देखिए विकास नहीं हुआ जींद का। आज वो बिजली विभाग की मीटिंग लेने में चले, सुनेंगे। देखिए ज्योति जी, राजनीतिक हालात जैसे वक्त के साथ बदले हैं और जिन परिस्थितियों में दिग्विजय दुष्यंत को पार्टी से निकाला गया, यहाँ तक कि जो पार्टी के संचालक थे, जो सब कुछ उसके करता धरता थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। इतनी बड़ी जब एक राजनीतिक घटना हुई है हरियाणा में, और उसके सामने ये उपचुनाव आया है। देखिए जींद की एक विडंबना ये भी है कि यहाँ पर कभी उस तरीके से फोकस नहीं हुआ, और किसी रूप में ये जींद के लिए भले की बात शायद हो कि उपचुनाव की वजह से हम कम से कम चर्चा तो कर रहे हैं। उसके बीच में दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनके सामने पूरा राजनीतिक करियर है, उनको सारी जिंदगी राजनीतिक अपनी चीजें करनी है, वो 8 महीने बाद कोई आसान सी सीट ढूंढ लेते, अपने गृह जिले में ढूंढ लेते, लेकिन अभी इस बात का जवाब दीजिए कि दुष्यंत और दिग्विजय को क्यों नहीं लगा कि जींद का विकास नहीं हुआ। सर, दुष्यंत और दिग्विजय को इससे पहले क्यों नहीं लगा कि जींद का विकास नहीं करवाया गया? देखिए, जो उस वक्त पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल जिसका हिस्सा थे, उनके विधायक हरिचंद मेढ़ा जी, हम बार बार ये कहते हैं कि उनकी कोशिशों में कोई कमी नहीं थी। बुजुर्ग होने के बावजूद वो चंडीगढ़ में विधानसभा हो या सचिवालय हो, हर जगह अपनी मांगों को लेकर जाते थे, बार बार धक्के खाते थे, और ना पिछली कांग्रेस सरकार ने और ना आज की बीजेपी सरकार ने कभी उन पर गौर किया। अब ये राजनीति करने के लिए कह रहे हैं कि उनकी मांगे मान ली। इनसे पूछिए कि 132 केवी का सबस्टेशन जो सेक्टर 9 में था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिसंबर में शुरू हो जाएगा, हो गया है क्या? वो पता कर ले एक बार उस चीज का। और बाकी चीजें अभी आप खुद देख रहे थे, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनको ये ध्यान नहीं है कि उनके यहाँ पर विधायक कब रहे हैं। 15 साल की बात करते हैं, आपकी सरकार गए हुए 4 साल हुए, कम से कम अपनी सरकार की जिम्मेदारी लीजिए। भले आपके विधायक यहाँ नहीं थे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। अगर सरकार आपकी नहीं सरकार की जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए ना। आप यहाँ पर अधूरा, तो आप यही कहना चाहते हैं कि आप अधूरा बाईपास दे गए, एक फ्लाईओवर छेड़ा, उसका आपके पास अभी बस अड्डे की तस्वीर दिखाई थी, अभी बोलिए आप। देखिए, मैं इस तस्वीर के आगे एक चीज और ज्योति जोड़ना चाहूंगा
कि जींद पूरे हरियाणा में इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सड़कों को तोड़ करके इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जा रही है। जींद शहर को, जींद डिस्ट्रिक्ट की शहरी सड़कों को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। आप मुझे बताइए कि कभी स्टेट हाईवे पे इंटरलॉकिंग टाइल लग सकती है? कौन सी पॉलिसी के तहत ये जींद की सड़कों को तोड़ करके वहां पे इंटरलॉकिंग टाइल, अपने विधायक की कंपनी की टाइलें वहां पर एडजस्ट करने के लिए वहां पर तमाशा किया जा रहा है। इस बात का जवाब आप तैयार रखिएगा, बसंती के जो हालात हैं उसको लेकर भी जवाब तैयार रखिएगा। साथ ही सफाई व्यवस्था अगर ठीक नहीं है, आवारा गोवंश अगर घूमता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी बनती थी? दावेदारियां सबकी है, लेकिन विकास की बात क्यों नहीं है? विकास क्यों नहीं हुआ? तो जिनका बाई इलेक्शन होना है, सभी उम्मीदवारों की दावेदारियां हैं जीत की, सभी पार्टियों की अपनी दावेदारियां हैं, लेकिन जनता की परेशानियां और जनता की शिकायतें ये हैं कि काम नहीं किया गया। मुख्य तौर पर सड़कों का निर्माण इसमें शामिल है, जिसमें सफाई भी शामिल है और भी बहुत लंबी एक लिस्ट है जो कि परेशानियों की है। लेकिन सड़कें नहीं बनवाई गई। अब बाई इलेक्शन करीब है तो रातों रात सड़कें बनवा दी गई है। रातों रात कैसे विकास हो रहा है दिखाएंगे आपको हमारे संवाददाता विकास बिश्नोई। ये मेरे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, ये एक दिन पहले बनाई गई है। चुनावों का मौसम है और बीजेपी सरकार की तरफ से शहर की तमाम सड़कों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। ये तारकोल आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले इन सड़कों की हालत ऐसी नहीं थी। यहाँ कुछ स्थानीय जो दुकानदार हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, उनसे बातचीत करके पूछने की कोशिश करते हैं इन सड़कों को कब बनाया गया है। ये सड़क कब बनाई गई है? कल ही बनाई गई है जी, कल परसों बनाई गई है। उससे पहले कैसी थी? उससे पहले ऐसी थी, टूटी फूटी थी। तो आप देख सकते हैं परसों में इन सड़कों को बनाया गया। कब ये सड़क कब बनी है? कल रात में बनी है। कल रात में बनी है? हाँ जी। उससे पहले कैसी थी ये सड़क? टूटी फूटी थी, नहीं थी ना, जाम लगता था। हाँ, जाम खूब लगता था। देखिए ये हालत है, इलेक्शनों का वक्त है तो शायद सरकार को याद आ गई है कि शहर के जो रोड हैं कहीं ना कहीं वो ठीक होने चाहिए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सड़क कब बनाई गई? ये सड़क परसों और कल रात को बनी है सर। अच्छा, उससे पहले कैसी थी? उससे पहले टूटी फूटी थी, जाम होता था, यहाँ पे रोड जाम हो जाता था, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, बहुत ही ज्यादा लोग बहुत ज्यादा परेशान होते थे। अच्छा। हाँ जी, कल ही बनी है? हाँ जी, ये कल और परसों के बीच में बनी है। तो देखिए ये चीजें हैं, उससे पहले बहुत बुरा हाल था इन सड़कों की अगर हम बात करें तो। लेकिन अब चुनाव का ऐलान हो गया, 28 जनवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है, मतदान होना है। उससे पहले शहर की जो विकास की जो चीज़ें थी उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। ये सड़क कल और परसों के अंदर बनाई गई है। कहीं ना कहीं जो पहिया विकास का जींद का रुका हुआ था, अटका हुआ था चंडीगढ़ तक, वो यहाँ पहुँच गया है और शायद चुनाव में सरकार को इनकी याद आई है। तो तस्वीरें आपको दिखाई, तस्वीरें काफी हैं उन तमाम दावों को धत्ता बताने के लिए जिनमें वादे किए गए थे कि अच्छे दिन आए हैं, विकास करवाया गया है। रातों रात सड़क बनाने का क्रेडिट अभी फिलहाल आप ले रखी थी नीलम जी, आपने देखा कैसे रातों रात सड़कें बनाई गई हैं। क्या पूरा साल चुनावी मौसम रखे तब आप लोग विकास करवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे? देखिए जी, मैंने आपको पहले ही बताया, पूरे 4 साल से हम वहाँ लगातार काम कर रहे हैं और इस बार कितनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। नेचुरल सड़कें उससे अफेक्ट भी होती हैं और आजकल आप देखिए कि वहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ है इलेक्शंस की वजह से। तो नेचुरली हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारा स्टाफ है, रात को काम करता है क्योंकि उस वक्त चहल पहल कम होती है। कब रात को तो इस बात का तो आपको क्रेडिट देना चाहिए कि रातों को भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ये रात को पहले भी आती थी, काम हो रहा है। 4.5 साल में अभी शुभ मुहूर्त मिला के आप लोगों को जी, ये पहले भी काम हो रहा था। मैंने कहा ना बारिशों की वजह से सड़कें पूरे हर जगह काम हो रहा है। केवल इसलिए यहाँ पे नोटिस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए रात को काम भी करना पड़ता है क्योंकि दिन में पॉसिबल नहीं है काम करना। ये काम इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। देखिए उपचुनाव हो या ना हो, हमने कभी भी इलेक्शन को देखकर अपने काम नहीं किए। पूरा साल काम करते, पूरी मेहनत से काम करते, इसीलिए हम नगर निगम के चुनाव भी जीते थे और ये चुनाव भी हम विकास के मुद्दे पर ही जीतेंगे और इसी मूड के साथ हम लोग वहाँ पे उतरे भी हैं। और ये आऊंगी रविंद्र जी, इस मुद्दे के साथ जीतेंगे कि रातों रात सड़क बनवा रखे हैं और पूरा साल इसी तरह से सड़क बनवाते हैं। नीलम जी ने कहा कि हम हर जगह पर बनवाते हैं, लेकिन यहाँ पे नोटिस इसलिए हो रहा है क्योंकि उपचुनाव है। देखिए ज्योति, जो ये सड़क बनाने की जो बात हो रही है, ये एक सड़क रानी तालाब से लेकर जो गोहाना रोड है और उसमें भी शहर की एक सीमा तक, शहर की सीमा तक, वहाँ तक जो है वो सड़क ये पिछले 2-3 रातों में बनी है। और जननायक जनता पार्टी के फेसबुक पेज पर ही 3 दिन पहले हमने इसके बारे में वीडियो पोस्ट किया था कि रात के 12 बजे हुए हैं
मशीन और बुलडोजर जो है वो चल रहे हैं। ठीक है। बाकी जो शहर है, जो अर्बन स्टेट के बीच को डिवाइडिंग रोड है, बहुत बुरी हालत है। यूनिवर्सिटी के सामने वाली सड़क है, बहुत बुरी हालत है। रोहतक रोड पूरा टूटा हुआ है। कैथल की दिशा से आप एंट्री करेंगे शहर में, बिल्कुल टूटा हुआ है। नरवाना की दिशा से करेंगे 4 लेनिंग का जो काम है वो पता नहीं कहां भटक गया। और रोहतक से अगर आप आ गए, रोहतक से अगर आप जींद आ गए, जिसकी शुरुआत कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में 4 लेन बनने की हुई थी, उसके बाद की सड़कें रोहतक के आसपास 6 रास्ते जो हैं वो 4 लेन हो गए, लेकिन जींद से रोहतक 4 लेन आज तक नहीं हुआ। मैं मेरी आंखों से 8 साल से उस सड़क को देख रहा हूँ, 4 लेन नहीं होके दे रहा वो। और 5 बजे के बाद रोहतक से जींद के लिए बसें नहीं मिलती हैं। ये हाल कांग्रेस राज में भी था, बीजेपी की सरकार में भी है। जहां इसकी बात है कि एक सड़क जो बनी है, हाँ, जिसका जिक्र हो रहा था डिबेट के अंदर, एक सड़क बनी है 4 साल में, वो है सफीदो रोड, और वो टाइलों से बनी है। शहर के अंदर मेन रोड जो पानीपत और सफीदो को जाने वाली है, वहां पर वो जो सीसी की टाइलें होती हैं, जो जिसमें गलियां बनती हैं, फुटपाथ बनते हैं जिनके, वो इन्होंने मेन रोड बनाई है पिछले 4 साल में। पूरा सेक्टर 8 और 9 में जाकर आया हूँ, सारा टूटा पड़ा है। और मैंने नीलम चौधरी जी से पहले भी पूछा था, और हम प्रमुखता से एक आखिरी बात एक आखिरी बात ज्योति जी सिर्फ एक आखिरी बात सिर्फ बताइए। मैंने नीलम चौधरी जी से थोड़ी देर पहले भी पूछा था, और हम बहुत प्रमुखता से इसको पूछेंगे। एक बात जिसको बहुत ही शर्मनाक तरीके से इन्होंने कहा, बीजेपी की तरफ से कहा गया पिछले 15 दिनों में, कि हमने हरिचंद मीणा जी की विधानसभा में मांगे पूछी गई सारे सवाल और मांगे मान ली हैं, मुख्यमंत्री ने मान ली हैं, और यहाँ पर इलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री ने उस जवाब में ये कहा था कि जींद में सेक्टर 9 में 132 केवी का सब स्टेशन बन रहा है और वो दिसंबर तक हम पूरा कर देंगे। हरिचंद मीणा जी ने उस पर भी सवाल लगाया हुआ था, उसको मुख्यमंत्री ने हाउस में कहा कि दिसंबर तक पूरा कर देंगे, उसका उद्घाटन कर देंगे। नीलम चौधरी जी पता करके बता दें, बीजेपी वाले पता करके बता दें कि आज 14 जनवरी को सड़कें बनी है लगातार। ठीक है, लगातार 2 बार से आपके विधायक थे, दूसरी बार जब चुनाव में गए उस वक्त ये नहीं कहा गया कि देखिए हमारी सरकार नहीं थी तो हमने कार्य नहीं किया के, आगे भी अगर हमारी सरकार नहीं आई तो हमारा विधायक आपका काम नहीं करवा पाएगा। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता हूँ इस जगह। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, या तो विपक्ष के विधायक को सरकार ग्रांट देने का काम करे, ग्रांट नहीं हमारे पास में, विपक्ष के विधायक के पास विधानसभा के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं होती, या सेक्रेटेरिएट में मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिलने की मांग। यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो हमें दोषी माना जा सकता है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट तो सारी सरकार के पास है, हमारे पास तो नहीं है। सरकार बैठकर ये करेगी। अब दूसरी, लेकिन क्या इस चुनाव में आप लोग कहेंगे कि अभी हम विपक्ष में हैं, इन 10 महीनों में हम कुछ कर नहीं पाएंगे जिनके? क्या विधायक ने प्रश्न उठाने में कोई दिक्कत उठाई, या क्या विधायक ने कोई कसर छोड़ी सरकार के सामने अपनी मांगे रखने में? उसके बाद सरकार सर्वे सर्वा है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो डेमोक्रेसी है इस चीज के ऊपर खड़ी होती है कि जो आपकी सरकार है, सरकार जो है जनता के लिए पिता समान होती है। हम अपने पिता के आगे, मतलब अपनी सरकार के आगे जाकर के मांग रख रहे हैं, सरकार मांग मानेगी और उसके बाद में काम करें। अब चीज जहां तक आती है, दीप कमल भाई ने जहां तक छोड़ा उससे आगे लेकर जाता हूं। इन्होंने कहा जींद रोहतक रोड नहीं बनाया, मैं कह रहा हूं जींद रोहतक रोड की 4 लेनिंग को सरकार ने बंद करने का काम किया है, सरकार ने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का काम किया। ये सरकार बताए कि जींद से जुलाना तक जाने वाली रोड की 4 लेनिंग को क्यों और कौन सी दुर्भावना के तहत उस पूरे प्रोजेक्ट को कैंसिल किया और कब उसकी अनाउंसमेंट देने का काम करेंगे। इस बात को आप जानते हैं, 2 साल लगातार धरना चला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कि आपकी अनाउंसमेंट जो है रोहतक तक जब आती थी उस रोड की तो डबल कुल मिलाकर गेंद जो है सरकार के पाले में है कि सरकार ने काम नहीं होने दिया या सरकार ने काम नहीं करवाया। कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं वो भी ये कहती हैं, इनेलो की जो प्रवक्ता हैं, जेजेपी की जो प्रवक्ता हैं वो भी ये कहते हैं। जी, पहली बात तो ये कि जितने काम हुए वो हमारी सरकार में ही हुए हैं। इवन जो बाईपास है पिछले 20 साल से अटका पड़ा था, गडकरी जी ने पिछले महीने ही कहा था कि हम विदिन 8 मंथ्स रिकॉर्ड टाइम में इसको कंप्लीट कर दें। हम एक डेडलाइन रखते हैं कि ये काम हम इतने टाइम तक खत्म कर देंगे, और कितनी ही सड़कें जो हमारे टाइम में बनाई गई हैं। तो आप देखिए, जो काम पहले इन्हें कभी फ्लाईओवर बनाने चाहिए थे, बस स्टैंड बनाने चाहिए थे, इन्होंने अपने टाइम में क्या किया? जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें वो हम बना रहे हैं। इवन जो है कि वहाँ 3 जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो भी अप्रूव हो चुके हैं। 132 केवी स्टेशन पे कोई जवाब है आपके पास? हाँ, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हर एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए बराबर काम करते हैं, और उसकी मैडम समय सीमा दी गई थी। दीप कमल जी का सवाल है ये, दिसंबर अगर वो किसी वजह से अगर वो थोड़ा सा डिले है तो वो भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। हम जो प्रोमिसेस करते हैं वो जरूर पूरे करते हैं। सीएम साहब ने हाउस में कहा है, मैंने आपको विश्वास दिलाया ना कि वो भी जल्द ही पूरा हो
हो जाएगा, हम अपने सारे के सारे काम पूरे करते हैं। अब देखिए वही लोग हैं जो पहले थे, आज हमारे पास रिसोर्सेज भी वही हैं, लेकिन हमारे काम करने की स्पीड जो है और जो अच्छी नीयत है उसके साथ हम काम करते हैं। 4.5 साल गुजर गए, उपचुनाव करीब है, रात को सड़क बनानी पड़ रही है। विकास के मुद्दे पर हम जीत के आगे जाना है, हम इसी विश्वास पर जीतेंगे और जनता हमें जिताएगी। इस बात का देखो इनकी आपस में इन लोग की कांग्रेस की बीजेपी की आपस की लड़ाई में नुकसान जिसका हो रहा है, नुकसान जो है वो जनता का, जींद की जनता का हो रहा है। जींद की जनता को कोई नहीं देख रहा है। इन लोग वाले जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस वाले बोलते हैं जबकि हमारी सरकार नहीं, जबकि उन जींद का कोई विधायक नहीं है। 5 विधायक विपक्ष के दे दिए। कांग्रेस के उस टाइम मंत्री होते हुए भी, जो कि आज जींद के मैदान में उतरे हैं, उस टाइम वो मंत्री थे, उन्होंने जींद में क्या कराया? इस बात का कि आपके सैनी साहब किस पार्टी के हैं? मैं बता रहा हूं आपको, मैं सैनी साहब, सुनिए किस पार्टी के? ये तो नहीं, सुनिए रंजीता जी, मेरी बात का जवाब, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम भाजपा का है। भाजपा ने अभी लोकसभा उसमें व्हिप जारी किया था, तो भी हमारे जो एमपी साहब हैं वो नहीं गए, तो भाजपा क्यों नहीं निकाला उन्होंने? तो क्यों नहीं किया? देखो परेशान एक दूसरे पे छींटाकशी लगा रहे हैं। नुकसान जींद की जनता का हो रहा है। जींद की जनता सफर कर रही है, वहाँ गड्ढे नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं है। आज से 50 साल तक कोई इंडस्ट्री नहीं होनी है। रंजीता मेहता जी, जो कि आपने कोई काम नहीं हुआ जींद में, परेशान जींद की जनता हो रही है। कारण है कि आप लोगों को अपना सिटिंग एमएलए कैथल से लाकर वहां पर आपको चुनाव लड़वाना पड़ा? आपके पास कोई मजबूत दावेदार नहीं, उम्मीदवार नहीं था? वो कहां से विधायक रहेगा? जींद से रहेगा, कैथल से रहेगा? सुरजेवाला से मजबूत कैंडिडेट और कौन होगा? आज बात ये गुल हो चुकी है उनके आने से। आज अंशुल सिंगला, जिसके पिताजी 2 बार वहां से विधायक और मंत्री भी रहे हैं, आज वो भी उनके समर्थन में बैठ गए हैं। आज सारे विपक्ष को यही तो चिंता हो रही है। आज इस बात से वो परेशान है कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के आगे सब लोग बोले हैं, उनके आगे किसी का खड़ा नहीं बन रहा है। चाहे वो किशन मिश्रा जी हैं, चाहे वो इस्तीफा कहां से देंगे? ब्रेक से पहले सवाल पूछा मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर जीत जाते हैं, अगर की स्थिति है अभी, अगर जीत जाते हैं तो कैथल की जनता को छोड़ देंगे, वहां उपचुनाव होगा, फिर उस चीज का ये सीएम की ओर से भी कहा गया, उस चीज का खुलासा जल्दी हो जाएगा। जनता ही परेशान होगी, परेशान होगी, जनता हो रही है। आपके सामने भी दिखाया गया, इतने बड़े बड़े गड्ढे, मंत्री होते हुए भी कोई काम नहीं हुआ। आप ये बता दीजिए, मंत्रियों के उन्होंने काम नहीं किया तो किसने काम किया हरियाणा में? आज चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला पिछले 50 साल में जींद में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। जितने कैंडिडेट कब मौका नहीं दिया गया जींद की ओर से विकास करवाने का? 2005 में 5 सीटें आपकी जींद जिले की थी, कितना विकास करवाया गया? 3 मंत्री वहां से थे, कितना विकास करवाया गया? जींद को आप लोग अपना गढ़, जो वहां पे यूनिवर्सिटी बनी, जो वहां पे सड़कें बनी, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी को लेकर जो वहां पे आज से विकास हुआ कांग्रेस ने तो किया है। तब 10 साल में आपने कहा हमने बस अड्डे का शिलान्यास करवाया, दूसरे विधायक। क्या ये काफी है? अगर करवाया होता तो पांचों सीटें आपकी कैसे चली जाती? पिछली बार आपकी जमानत जब्त कैसे हो जाती? बाकी पार्टियों का पिछली बारी जो बीजेपी सरकार का गुब्बारा था वो चल रहा था, जिसके तहत जो है लोग जो नीलम जी आखिरी कमेंट आपका, रुकिए। जमानत तो इनकी इस बार भी जब्त होगी, उसी से बचने के लिए अपने आप को कहते हैं कि हमारा सबसे हैवी वेट है, इसका मतलब कैंडिडेट के बराबर ही है। जनता जल्दी आपको जवाब देगी, जो परफेक्शन में धोखे हम लोग अपने में मिलाते हैं। आप सबकी ऐड करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये कि इस वक्त जनता जवाब देगी जाट इलेक्शन का, जनता जवाब देगी राम रहीम के कांड का, जनता जवाब तरीका नहीं। देखिए बहस का समय ज्योति जी, असल बात तो ये है कि सरकारों ने काम नहीं करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जींद की जनता से केवल वोट लिए गए, जींद में केवल रैलियां की गई, जींद का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। जींद के लोगों को राजनीतिक रूप से सजग माना जाता है, लेकिन वास्तव में जींद के लोगों का केवल इस्तेमाल होते आया है। और यही कारण है कि जींद की जनता जब उठ खड़ी होती है तो वो बदलाव की तरफ बढ़ती है, लेकिन उस बदलाव के बावजूद जैसे धनखड़ जी कह रहे हैं हमारी जनता बेहद समझदार है और वो इस बार भी हमारे बने रहने के लिए तो जीत की दावेदारियां सभी की है, लेकिन जींद की जनता के साथ जस्टिस कौन करेगा? विकास के जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा कौन करेगा? और खास तौर पर अभी चुनावी प्रचार को देखकर लगता है कि विकास की बात कौन करेगा?